आप सभी का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में हम एक बात देखते हैं कि हम किसी भी एसेट क्लास को बाई करते हैं और होल्ड करते हैं। जब उसमें तेजी आती है तो उसमें फायदा होता है और मंदी आती है तो नुकसान होता है। और यदि वो रेंज बाउंड रहता है तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे रहते हैं। और इस कारण से कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि आखिर मुझे 2 साल 3 साल या 1 साल हो गया लिए हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। जबकि यदि मेरा पैसा बैंक एफडी में होता तो शायद मुझे 7-8% मिल जा रहा होता। और अक्सर ये उस समय ज़्यादा होता है जब बाजार रेंज बाउंड या बियरिश होता है। तो इसका मतलब इन्वेस्टर दो ही स्टेज में रहता है, या तो वो बुल मार्केट में रहता है या फिर वो इंतजार कर रहा होता है कि बुल मार्केट आए और मैं फायदे में हूं। आखिर ऐसा ऐसा जब होता है, ये यदि लंबे पीरियड तक चलेगा तो हमारे इमोशंस हमें बीच में आएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट के बीच में आएंगे और हमें कहेंगे कि तुमने कहीं गलत तो डिसीजन नहीं लिया। और ऐसा होने से हमारा कन्विक्शन हिल जाता है, एक इन्वेस्टर का कन्विक्शन हिल जाता है। तो इसी तरह के कन्विक्शन को, लूज कन्विक्शन को यदि हम ओवरकम करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस की कमी के कारण यदि हम इसमें रह नहीं पाते, इन्वेस्टेड नहीं रह पाते हैं, तो हमें पैनिक में माल बेचना पड़ता है या टॉप पे लेकर फोमो फीलिंग को दूर करने के लिए हम टॉप पे ले पड़ते हैं। और इसी कारण से ज़्यादातर इन्वेस्टर को नुकसान भी होता है या फायदा कम होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल प्रोडक्ट सेबी लेके आया है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये उसी तरह से काम करता है जैसे हेज फंड्स काम करते हैं, जैसे एआईएफ काम करते हैं। बस फर्क ये है कि अभी तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये करना अलाउड नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ये मान के चलती है, सरकार ये मान के चलती है कि ये इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है और इसमें हाई रिस्क नहीं दी जा सकती है। लेकिन फिर भी क्या इसमें वास्तव में हाई रिस्क है? मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हाई रिस्क नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का बना हुआ है उसको डिस्टर्ब किए बिना गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च हो। तो हम 3 प्रोडक्ट की यहाँ बात करेंगे। नंबर 1 म्यूचुअल फंड जो हम ट्रेडिशनली हम समझते हैं और वो एज इट इज वर्क करता रहेगा। नंबर दूसरा पीएमएस या एआईएफ, वो एज इट इज वर्क करता रहेगा। फर्क दोनों में क्या है? म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन डिफरेंट लगते हैं, यानी कि कंसेशन लगते हैं। पीएमएस और एआईएफ पर क्लाइंट लेवल पर टैक्स लगता है, यानी कि क्लाइंट को टैक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने अकाउंट से बियर करना पड़ता है। यहाँ एसआईएफ में क्या है? एसआईएफ में सबसे बड़ा पोजीशन ये है कि ये पीएमएस और एआईएफ की तरह काम कर सकती है, यानी कि डेरिवेटिव में काम कर सकती है, लेकिन रिटर्न या इनकम टैक्स म्यूचुअल फंड वाला टैक्सेशन लगता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आखिर क्या है ये गेम चेंजर और हमें क्यों इसको कंसीडर करना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 1 लाख से हो सकता है। पीएमएस और एआईएफ का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए से होता है। यहाँ पर एसआईएफ 10 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी क्या हुआ, जहां म्यूचुअल फंड स्मॉल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है, एसआईएफ एचएनआई का प्रोडक्ट है और एआईएफ और पीएमएस जो 50 लाख प्लस वाले, यानी कि सुपर एचएनआईज का प्रोडक्ट हो गया। तो सुपर एचएनआईज के प्रोडक्ट के फीचर्स यदि हमें एसआईएफ में मिल रहे हैं तो एज ए इन्वेस्टर या एचएनआई इन्वेस्टर या थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमें इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में 2.25%, एसआईएफ में 2.25%, इसमें लगभग 2.25% प्लस साथ में परफॉर्मेंस फीस अलग से कई फंड हाउसेस या कई फंड्स चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड में डेरिवेटिव सिर्फ हेज के लिए काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी लगभग 10% के आसपास ही। यहाँ पर यानी कि एसआईएफ में डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट भी, एज ए प्रोडक्ट इन द सेंस न सिर्फ हेज के लिए यूज कर सकते हैं बल्कि उसको एज ए स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पीएमएस या एआईएफ कर सकते हैं। फिर चाहे वो डेरिवेटिव से हेज कर रहे हो, अनहेज्ड कर रहे हो, अनहेज्ड पोजीशन बना रहे हो, या सिर्फ तेजी मंदी की कॉल ले रहे हो या पुट बाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करके लिए भी ये एक डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कोई कंपनी ऐसी है जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, एक साथ आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को नहीं बेच सकते, तो लेकिन फ्यूचर में वो बिक जाता है, फ्यूचर में बेच सकते हैं और बाद में धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। या किसी पोर्टफोलियो के किसी स्टॉक में टेम्परेरी मंदी लग रही है या कोई इवेंट बेस्ड मंदी लग रही है, आप एक बार बेच सकते हैं पोर्टफोलियो को नहीं बेचकर, सिर्फ फ्यूचर में बेचकर, और उस शॉर्ट टर्म गेन का फायदा उठा सकते हैं या शॉर्ट टर्म डायरेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इक्विटी में 3 तरह के एसआईएफ दिए हैं। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, दूसरा इक्विटी X100 यानी कि टॉप 100 को छोड़कर बाकी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तीसरा इक्विटी सेक्टर रोटेशन, यानी कि सेक्टर रोटेशन के अकॉर्डिंग वो सेक्टर को रोटेट करके अपना अल्फा जनरेट कर सकता है। दूसरा हाइब्रिड कैटेगरी आ गई। हाइब्रिड कैटेगरी में 2 तरह के फंड दिए हैं। एक तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि इसमें इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शनेट होगा। दूसरा आ गया एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट, यानी कि एसेट एलोकेशन में एक्टिवली चेंज करके ये अपने अल्फा को जनरेट कर सकता है।
तीसरी कैटेगरी आ गई डेट की, जिसको अभी हम छोड़ रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इक्विटी में 3 और हाइब्रिड में 2 तरह के फंड दिए। एक फंड हाउस एक तरह का ही फंड एक ही ला सकता है। यदि कोई हाइब्रिड में लेके आ गया तो एक एक फंड दोनों कैटेगरी में आ सकता है, यदि कोई इक्विटी में आ गया तो एक एक फंड तीनों कैटेगरी में आ सकते हैं। इससे ज्यादा एक फंड से ज्यादा एक फंड हाउस नहीं ला सकता है। हाँ, हर फंड हाउस का हर कैटेगरी का फंड सेम कैटेगरी के फंड से डिफरेंट वे में काम कर सकता है। तो इसीलिए यहां सिर्फ नाम से नहीं जाना है, बल्कि नाम नहीं, उसके काम कैसे करेगा उसको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है और इसमें स्पेशल स्किल की जरूरत है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी SIF आए हैं, सेबी ने ये कहा है कि इसमें सब में लॉन्ग शॉट लिखा जाएगा, जिसका मतलब कि ये क्लियरली म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। ये बात आम इन्वेस्टर को पता लगे। दूसरी बात, ये कोई भी फंड हाउस के नाम से नहीं आकर इनका एक सेपरेट नामकरण करना होगा, और ये नामकरण सारे फंड हाउस अपने अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं और वही कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड की। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में 3 क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, उसका फोकस है वॉलेटिलिटी को कम करना। हाइब्रिड है, इसका मतलब हाइब्रिड वॉलेटिलिटी को कम करती है। जब डेट और इक्विटी यानी कि जब हम बैलेंस फंड या एसेट एलोकेटर फंड भी म्यूचुअल फंड में ध्यान होगा आपको लेते हैं, तो उस समय उसका ऑब्जेक्ट ही होता है कि वॉलेटिलिटी को कम करना। तो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट का मतलब भी हाइब्रिड कैटेगरी यानी कि लो वॉलेटिलिटी के साथ में लॉन्ग शॉर्ट यानी कि SIF टाइप का प्रोडक्ट है, इसमें काम करना है। दूसरा है रिस्क प्रोफाइल। इसमें लेस एग्रेसिव इन्वेस्टर को यानी कि मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो मॉडरेट नहीं भी है, एग्रेसिव भी है, उनके लिए भी ये अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ तक कि कंजर्वेटिव को भी दिया जा सकता है। वेरी एग्रेसिव फिर AIF में जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने पोर्टफोलियो में हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कोई पोर्टफोलियो ऐसा जरूर होना चाहिए जो उस समय परफॉर्म करे जब पूरा बाजार परफॉर्म नहीं कर रहा हो या कोई भी एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हो। वो होती है डेरिवेटिव, क्योंकि आप जानते हैं डेरिवेटिव में प्रीमियम होता है, और प्रीमियम की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि बाजार कहीं नहीं गया तो वो परफॉर्म करता है। जरा सोचिए, हर महीने में डेरिवेटिव का 1 तारीख को प्रीमियम 3% के आसपास कॉल पुट में आता है। आप में से ज्यादातर लोग समझते होंगे, नहीं समझते हो तो इतना सा समझ लीजिए कि हर महीने प्रीमियम में 3% का आपको अर्न कर सकते हैं। तो यदि ये 3% अर्न कर लें और बाजार कहीं नहीं जाए तो डेफिनेटली ये 3% आपका होगा, और वो 3% जो आप अर्न करते हैं वही इस फंड का रिटर्न हो सकता है, प्रोवाइडेड कि बाजार ऊंचा नीचा नहीं हो। ऊंचा नीचा होगा तो अकॉर्डिंगली इफेक्ट उसका अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा हो सकता है। तो हाइब्रिड फंड में एक और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी कि इसमें मल्टीपल डेरिवेटिव स्ट्रेटजी यूज हो सकती है। जैसा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ कवर्ड कॉल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जितनी लाखों हजारों टाइप की डेरिवेटिव स्ट्रेटजी है, कम से कम 20 स्ट्रेटजी तो कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजी होती है, और जो पैसा बना के देती है वो इसमें आराम से यूज किया जा सकता है। आप कहेंगे कि डेरिवेटिव में हमने कभी पैसा नहीं कमाया। दोस्तों, आपने और हमने हो सकता है कि इक्विटी में भी डायरेक्ट काम करके पैसा नहीं कमाया हो, लेकिन जब हम वही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव में हो सकता है कि एक आम इन्वेस्टर ने पैसा नहीं कमाया, जैसा कि सेबी का डेटा भी कहता है कि 91-92% लोगों ने पैसा नहीं कमाया। यदि वैसा है तो यहां पर पैसा 8% लोगों ने कमाया, तो ये भी प्रोफेशनल काम हो जाएगा। तो ये प्रोफेशनल लोग आने वाले टाइम पर यदि ऐसा रहा तो 92% की जगह ये फिगर कम होगी और कमाने वालों की फिगर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। रीजन कि जब स्पेशलाइज्ड फंड इसमें काम करेंगे तो वो डेफिनेटली रिटर्न निकाल के देंगे, और आम इन्वेस्टर अगेन डेरिवेटिव में ज्यादा लूज करेगा। ये लॉन्ग शॉर्ट फंड क्यों काम करते हैं? क्योंकि मार्केट हो या लाइफ, एक चीज परमानेंट है, वॉलेटिलिटी। जैसे लाइफ में सुख और दुख दोनों होता है, वैसे मार्केट का मतलब हो गया कि उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी कि ऊंचा नीचा रहेगा। और यदि ये वॉलेटिलिटी रहेगी तो ही ये फंड काम करेंगे। वॉलेटिलिटी कैसे होती है कि मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं, इस चार्ट पे आप देखिएगा, यहां क्या कहा हुआ है कि पिछले 20 साल में बाजार ने पिछले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या क्लोजिंग के कंपैरिजन में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इंट्रा ईयर में दिया। हो सकता है किसी साल 50% पॉजिटिव हो, -10% भी रहा हो। तो इस तरह से अपने टॉप मतलब कि अपने बॉटम से 50% बढ़ाओ या टॉप से 10% उठाओ, इसका मतलब वोलेटाइल तो रहा है, और ये वोलेटिलिटी ही हमें कैप्चर करनी है। ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी ही ये कर सकती है। आखिर बाजार वोलेटाइल क्यों होता है? बहुत सारे रीजन है, आप भी जानते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स, आजकल ट्रम्प साहब चल रहे हैं, या ग्लोबली किसी भी टैक्सेशन में किसी भी कंट्री में टैरिफ से रिलेटेड कोई टैक्सेशन रूल चेंज हुआ हो, या कोई भी कंपनी में इस तरह की ग्लोबल इंपैक्ट के कारण हो जाए, तो ये ग्लोबल इंपैक्ट के कारण वोलेटिलिटी रह सकती है। दूसरा, रिजल्ट्स, हर 3 महीने में रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, एनुअल रिजल्ट आता है।
इनके कारण भी कंपनी के रिजल्ट्स में वोलेटिलिटी आती है और बाजार के सेंटिमेंट में यानी कि इंडेक्स लेवल पर भी वोलेटिलिटी आती है। तीसरा होगा एफआईज ले रही है या बेच रही है, कितना ले रही है, इन कारण से वोलेटिलिटी आती है। इसी तरह से कुछ अनप्रेसिडेंट इवेंट हो सकते हैं, जैसे अभी कोविड आया था, ये अनप्रेसिडेंट था, किसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, कितना बाजार टूटा और कितनी वोलेटिलिटी रही, यहाँ तक कि विक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था उस टाइम पर। और साथ में ट्रम्प साहब जैसे पिछले 1 साल में बता दिया उन्होंने कि वोलेटिलिटी क्या होती है, वो अगले 3 साल तक और हमें बताएंगे वोलेटिलिटी क्या होती है। लेकिन ये सिर्फ ट्रम्प साहब का मैटर नहीं था, ये वोलेटिलिटी पहले भी चलती थी और ये आगे भी चलती रहेगी। तो ये रीजन है कि वोलेटिलिटी रहती है। फिर आरबीआई हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है और यहाँ तक कि पॉलिटिकल रीजन से बाजार में वोलेटाइल हो सकता है। तो बाजार कई रीजन है जिसके कारण वोलेटाइल रहता है, इसीलिए बाजार को ये कहा जाता है कि ये एफडी की तरह रिटर्न नहीं देता है कि फ्लैट 8% रिटर्न दे रहा है, ये वोलेटिलिटी के साथ में 8 से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। जब भी वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो इसको कैप्चर करने का या इसको कंट्रोल करने का या इसको रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, वो कहलाता है एसेट एलोकेशन। यानी कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में सारे एसेट होने चाहिए, जिससे जैसे चाहे इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो। यदि सब होगा तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर साल में गोल्ड और सिल्वर चलाओ तो उस साल इक्विटी नहीं चलाओ तो एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न आपका ठीक रहेगा। और कभी ऐसा हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर नहीं चल रहा हो, रियल एस्टेट चल रहा हो तो भी ठीक हो सकता है। और कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट क्लास नहीं चल रही हो, कम से कम ब्याज यानी कि डेट का काम तो चलेगा। तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी को कम करती है एसेट एलोकेशन। यहाँ मैं एक चार्ट देता हूँ आपको, वो चार्ट हमें क्या बता रहा है, 100% इक्विटी यदि पोर्टफोलियो होगा तो एनुअल रिटर्न क्या आ रहा है, 100% डेट होता है तो रिटर्न क्या होता है, और 75% इक्विटी 25% डेट होता है तो वो उसकी लो वोलेटिलिटी के साथ में रिटर्न लगभग सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लो वोलेटिलिटी के साथ में सेम रिटर्न अर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम डाइवर्सिफाइड हो। और डाइवर्सिफिकेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें सॉल्यूशन देता है या रिलीफ देता है वोलेटिलिटी से। यानी कि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो सारे मार्केट कंडीशन में काम करे, फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा एक्टिव हो और लो वोलेटाइल हो। यानी कि सिर्फ तेजी पे डिपेंडेंट नहीं हो स्ट्रेटेजी, वो बिना तेजी के भी बाजार में पैसा अर्न कर सके। यानी कि ये स्ट्रेटेजी किन के लिए हो सकती है, जो सिर्फ तेजी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो उनके लिए हो सकती है, जो मार्केट की गिरावट से डरते हो उनके लिए हो सकती है, जो लो वोलेटिलिटी में कंफर्ट फील करते हो उनके लिए हो सकती है, और डाउन ट्रेंड में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करना चाहते हो उनके लिए हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का ये प्रोडक्ट है ना, ये आने वाले सालों में बहुत फैंसी होने वाला है। आज लो नॉलेज के कारण ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, और जानकारी है तो उतनी नहीं है कि जितनी मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। साथ में इस तरह के प्रोडक्ट आपके लिए एक और खास बात लेके आते हैं कि ये आईपीओ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप और हम आईपीओ इन्वेस्टर हैं और इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आईपीओ के बारे में बहुत कुछ बताता है। और हमारी जो स्ट्रेटेजी आईपीओ इन्वेस्टिंग की है, वही स्ट्रेटेजी इन तरह के प्रोडक्ट में फॉलो की जा सकती है। हम बात करते हैं बाईबैक की, ऑफर फॉर सेल की, ये सब काम ये कर सकता है, ये सारे स्पेशल सिचुएशन ट्रेड ये कर सकता है। यानी कि जो हमारे दिल के करीब की चीज़ें हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे रही है, वो स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर सकते हैं। यानी कि अभी तक ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अलाउड नहीं था, लेकिन एसआईएफ के थ्रू ये अलाउड हो गया है। इसका मतलब जो स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं वो सारी स्ट्रेटेजी ये यूज कर सकते हैं, ज़्यादा मेच्योर तरीके से कर सकते हैं। हमें सीखने में हो सकता है 1-2 साल लगाओ आपको, लेकिन ये लोग ऑलरेडी सीखा है तो हमारे लिए बेहतर काम करके दे सकते हैं। ऑफर फॉर सेल, बाईबैक, बल्क डील, ब्लॉक डील, इसमें किस तरह से काम करते हैं ये तो आप जानते हैं क्योंकि आप हमारे फॉलोअर हैं। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि डेरिवेटिव में कैसे कमा सकते हैं, देखो सिंपल स्ट्रेटेजी डेरिवेटिव में बताता हूँ। कि कवर्ड कॉल आप जानते होंगे, 1000 रुपये मार्केट प्राइस चल रहा है और आपने 1050 रुपये का कॉल बेचा 20 रुपये प्रीमियम में। यदि ऐसा होता है तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। एज ए कॉल राइटर, मैं कॉल बायर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल राइटर, आपने 1000 रुपये में शेयर खरीदा या आपके पोर्टफोलियो में 1000 रुपये का शेयर पड़ा है। यदि वो शेयर टूट कर 90, आपके पास कुछ सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है? नंबर 1 कि शेयर टूट कर 950 रुपये रह जाए, तो आपके केस में यदि आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं तो आपको 50 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन आप हाइब्रिड यानी कि लॉन्ग शॉर्ट काम कर रहे हैं तो आपके केस में 50 रुपये का तो नुकसान होगा प्लस, लेकिन इसमें आपने 20 रुपये जो प्रीमियम कलेक्ट किया वो आपका नेट इनकम हो जाएगी। 50 माइनस 20 यानी कि 30 रुपये का लॉस रहने वाला है, जबकि ओरिजिनल केस में 50 रुपये का था। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये वापस सिर्फ 1000 रुपये वाला 1000 रुपये रह जाए। उस केस में आपके ओरिजिनल केस में तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसमें लॉन्ग शॉर्ट के केस में, कवर्ड कॉल के केस में आपको 20 रुपये जो प्रीमियम कलेक्ट किया उसका फायदा हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि 1050 रुपये हो जाए, तो क्या होगा कि आपने 1050 का कॉल बेचा है 20 रुपये में,
तो वो 20 रुपये तो मिलना ही है। और चूंकि 1000 से 1050 रुपये का प्रॉफिट भी मिलना है, यानी कि 50 रुपये ये भी मिलना है, यानी कि 70 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि ओरिजिनल केस में यानी कि सिर्फ लॉन्ग होते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट होता है। और नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि शेयर 1100 रुपये हो जाए, तो ओरिजिनल केस में आपको 100 रुपये का फायदा होगा, लेकिन इस केस में आपको 100 की जगह कम फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 1000 से लेकर 1050 रुपये तक का फायदा होगा, प्लस 20 रुपये जो सेल कवर्ड कॉल का आपने किया, यानी कि कॉल सेल किए उसका प्रीमियम 70 रुपये का फायदा होगा, यानी कि 70 की जगह 100 की जगह आपने 70 में कंप्रोमाइज किया। तो कुछ केसेस में आप कुछ प्रॉफिट को कंप्रोमाइज करके अपने दूसरे सिचुएशंस में, यानी कि 4 सिचुएशन के केस में एक सिचुएशन में आपको प्रॉफिट कम हुआ है, बाकी सब सिचुएशन में कंपेरेटिवली प्रॉफिट ज्यादा हुआ है या लॉस कम हुआ है। इसका मतलब कि ये स्ट्रेटजी से हम वोलेटिलिटी को कम कर सकते हैं और यही काम करता है एसआईएफ। सेकंड स्ट्रेटजी इसमें क्या हो सकती है, हम पुट कई बार बाई करते रहते हैं, तेजी या मंदी लगती है तो, लेकिन सपोज आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है जिसका प्राइस 1000 रुपये चल रहा है और चलते चलते आपको साथ में ये भी डाउट है कि इसके कल रिजल्ट आने वाले हैं, क्या मुझे फायदा होगा, यदि रिजल्ट खराब आए तो हो सकता है 200 रुपये टूट जाए, तो क्या होगा। ऐसे में हम उसको 950 रुपये का पुट सपोज 20 रुपये में बाई कर लेते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है, नंबर 1 ये तेज हो जावे, हमने पुट बाई कर रखा है और तेज हो गया, हमारे पास पड़ा है, तो जितना फायदा होगा उतना होगा, यानी कि 100 रुपये बढ़ जाता है तो 1000 रुपये का 1100 हो जाता है, तो 100 रुपये का फायदा होगा ओरिजिनल केस में यदि हम इन्वेस्टर है तो। लेकिन यहाँ है तो हमने क्योंकि 20 रुपये पुट बाई करने में लगाया तो हमें 100 की जगह सिर्फ 80 रुपये का फायदा होगा, यानी कि 20 रुपये कम फायदा होगा। दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि 950 रुपये का हमने पुट बाई कर रखा है, 900 रुपये भाव आ जाए तो क्या होगा, तो हमारा लॉस 1000 से 900 रुपये का लॉस होगा यदि हम इन्वेस्टर है तो। लेकिन हम लॉन्ग शॉर्ट के स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हैं तो हमें 1000 रुपये से लेकर 950 रुपये जिसका पुट बाई किया उतना तो लॉस होना है, प्लस 20 रुपये प्रीमियम दिया है, यानी 70 रुपये का लॉस होना है। तो इस केस में हमें सिर्फ 70 रुपये का लॉस होना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना है। तो पहले केस में यदि हम सिर्फ लॉन्ग है तो हमें 100 रुपये का लॉस होना है, इस केस में 70 रुपये का ही लॉस होना है। कुल मिलाकर ये हमारे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करते हैं। यदि आप समझें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो शायद ये डेप्थ का मैटर है, इतनी एक छोटे से वीडियो में 2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि हमें ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। यदि आप समझ गए हो और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमारी टीम को कनेक्ट कीजिए, आपके पास सारे प्रोडक्ट आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि एसआईएफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, बहुत कम लोगों को इसकी समझ है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा समझकर इन्वेस्ट करें, हमारी टीम को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीएमएस एआईएफ एसआईएफ फॉर्म लिखा हुआ है, उस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आप चाहे तो कॉल सेंटर में हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट, लेकिन हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टिंग और एसआईएफ से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगी और सबसे ज़्यादा नॉलेज एसआईएफ से रिलेटेड मिलेगी तो यहाँ मिलेगी। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। जी हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है टैक्सेशन का। आज यदि यही काम हम एआईएफ या पीएमएस में करते हैं तो हमें टैक्सेशन देना हाईएस्ट स्लैब पर, लेकिन यहां एसआईएफ में करते हैं तो हमें टैक्सेशन देना है म्यूचुअल फंड वाला। जब तक ये प्रोविजन है, ये समझ लीजिए इससे बढ़िया प्रोडक्ट हो नहीं सकता। रीजन कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 12.5% देना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% देना है। जरा सोचिए, 1 साल से पहले बेचेंगे नहीं, 1 साल से पहले बेचेंगे नहीं तो आपके लिए टैक्सेशन सिर्फ 12.5% हो गया। सिर्फ यही एक ऐसा रीजन हो सकता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे एआईएफ में या पीएमएस में, उनको यहाँ आ जाना चाहिए। और अगले 3 साल, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 साल बाजार 30,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है। यदि 30,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है और आज आपके पोर्टफोलियो का सपोज रिटर्न पिछले 5 साल का 20% है और अगले 5 साल 30,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है, तो ये आपका 20% का रिटर्न सिर्फ 10% रह जाएगा इन 10 साल के ब्लॉक में। क्या आप हैप्पी होंगे? आप कहेंगे 20% का रिटर्न देख रखा है, कम क्यों हो गया? कम नहीं हुआ, आज से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है अगले 5 साल नेगेटिव रिटर्न भी आए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में यही आप अपने फेस को सेव कर सकते हैं। ओवरऑल ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, हमारी टीम के साथ जानकारी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट हमारे साथ खोलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, एसआईएफ पीएमएस एआईएफ फॉर्म जरूर भरिएगा, हमारी टीम को कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको आपके हिसाब से रिव्यू करते हुए आपको नया प्रोडक्ट देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।